उज्जवल भारत न्यूज में नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस एडिटर्स टॉक में उन गणमान्य व्यक्तियों का परिचय आपसे कराते हैं, रूबरू करवाते हैं और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्होंने अभी तक जो मीरा भाईंदर में कितना काम किया है और जो वादे उन्होंने पहले किया है तो उस पर किस तरीके से खड़ा उतर रहे हैं, इसी क्रम में हम आप सबको कोई रूबरू करवाते हैं अपने मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मीरा भाईंदर की प्रथम महिला आमदार श्रीमती गीता भरत जैन जी। उज्जवल भारत न्यूज के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आज हमारे एडिटर इन चीफ रवि टुन्ना से खास बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में आई हैं मुंबई से सटे मीरा भाईंदर की प्रथम महिला विधायक श्रीमती गीता भरत जैन। मुंबई में जन्मी और मुंबई उपनगर अंधेरी में पली बढ़ी गीता जैन ने 1984 में पीवीटी पॉलिटेक्निक कॉलेज मुंबई से मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्राप्त किया है। 2002 में पहली बार गीता भरत जैन ने एक स्वतंत्र सीट पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए चुनाव लड़ी और जीतकर नगर सेवक बनी। 2010 में गीता भरत जैन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2012 में बीजेपी की ओर से नगर सेवक का चुनाव जीती। उन्होंने भारत के आम चुनाव 2014 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014 के दौरान भाईंदर पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी के रूप में अपनी पार्टी की सेवा की। 2015 से 2017 तक वह मीरा भाईंदर नगर निगम की मेयर चुनी गई और मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट के लिए कई बड़े काम किए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन छोड़ 145 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ी और भाजपा के तत्कालीन आमदार नरेंद्र मेहता को 15,535 मतों से पराजित किया। आपने सुना गीता भरत जैन के विषय में, जिनके व्यक्तित्व के विषय में कि किस तरीके से अपने संघर्ष से और राजनीतिक परिवेश में होने के साथ साथ बहुत सारे जो विपरीत परिस्थितियां इनके साथ आई और वो 2015 से लेकर 17 तक मेयर के पद पर रहीं। फिर एमएलए का चुनाव उन्होंने लड़ा। उस समय भी इनके विरोधी बहुत सारे थे, लेकिन उनके अपने व्यक्तित्व और अपने कार्यशैली के अनुसार उन्हें इस मीरा भाईंदर 145 विधानसभा क्षेत्र से पहली महिला आमदार के रूप में चुना गया। सबसे पहले आपका हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है मैडम एडिटर्स टॉक में। हम चाहेंगे 2 शब्द हमारे दर्शकों को। उज्जवल भारत के मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि आज के इस पैंडेमिक के जो चल रहा है उसमें सबसे बड़ा हमारा शुभकामनाएं वो होती है कि आप स्वस्थ रहें और हमेशा अपने परिवार का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। मेरी तरफ से हमेशा ये विनती मेरे सभी दर्शकों को, मेरे सभी चाहने वालों को, मित्रों को रहती है। आपसे भी मेरी ये विनती है, स्वस्थ रहे, बचते रहिए। तो सुना आपने गीता भरत जैन जी को। तो मैम हम सिलसिला शुरू करते हैं अपने बातचीत का। सबसे पहले हम चाहेंगे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि देखिए आप लगभग अगले महीने जो है 24 तारीख को 1 साल होने जा रहा है आपके जो एमएलए पे रही हैं, और जब इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, आपने लगभग 15,535 वोटों से लीड की और लोगों का प्यार आपको मिला। लेकिन कुछ क्रूशियल कंडीशन आपके साथ वो इत्तेफाक कही या कुछ, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया उस समय से लेकर 2 महीने तक सरकार नहीं बनी। कश्मकश में रहा, कभी बीजेपी शिवसेना बीजेपी, तो ये सारी चीज़ें तो 2 महीना उसमें निकल गया। उसके बाद जब सरकार बनी अलायंस महाअघाड़ी का, तो फिर मंत्रिमंडल का चुनाव में लगभग 1 से 1.5 महीना लगा। उस समय भी और फिर अटकलें भी है कि आपको राज्य मंत्री का दर्जा के लिए आपको शिवसेना बुला रही है, कभी अटकलें लगाई जा रही है कि फिर से आपकी घर वापसी होगी बीजेपी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप अपक्ष में ही रहीं और अपना कार्य कर रही है। तो वो लगभग 3.5-4 महीना उधर गया। उसके जस्ट 1 महीने बाद जनवरी 22 मार्च से ये कोरोना का काल शुरू हो गया और उस समय से लेकर अभी तक लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। तो ये जो इतना टाइम वो जो गया, आपके इम्तिहान की घड़ी रही। तो इस कंडीशन में आप किस तरीके से अपने कार्यशैली को और कैसे आप अपने आप को एज ए मीरा भाईंदर एमएलए किस तरीके से काम किया, मैं चाहूँगा दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि आपने जो कहा बिल्कुल सच कहा कि 12 महीनों में से करीब 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं और करीब 8 साढ़े 8 महीने हमारे
बिल्कुल, यानी जो लोगों के नज़रों में जो काम है वो काम नहीं हो पाए। मंत्रिमंडल बहुत लेट स्थापित हुआ, इसलिए हमें मालूम ही नहीं था कि हमें किनके पास हमारा काम लेके जाना है। शहर की बहुत सारी समस्याएं तब थी, मैंने लोगों से वायदा भी किया था कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए मेरा पूर्ण प्रयत्न रहेगा और मैंने उस दिशा में काम करना शुरू भी किया था। लेकिन मार्च 19 को ये अनाउंसमेंट हो गया कि 22 तारीख से लॉकडाउन है और मुझे लगता है पहले 2 महीने हमने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का पालन किया था। कोई हमें मंत्री महोदय नहीं मिलते थे। उसके बाद शायद कभी कभार बहुत अर्जेंट हो तो मिलने का हाँ बोलते थे, लेकिन उसके अलावा न कोई हमारा अधिवेशन, न कोई मंत्रिमंडल, न कोई मीटिंग, सब बंद था। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि और काम करने का मौका तो मुझे आगे 4 साल में भी मिल जाएगा। अगर मेरा बहुत नज़रिया हमेशा पॉजिटिव देखने का रहा है तो मैं ये सोचती हूँ मेरे साथ जो अभी पहली बार भी MLA हुए हैं और जो पुराने भी हैं, शायद ज़िंदगी में पेंडेमिक में सेवा करने का मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। सो पॉजिटिवली जो काम बाद में भी हो सकते हैं वो ज़रूर होंगे। जो मेरे वायदे हैं वो भी ज़रूर पूरे होंगे, पर वो बाद में भी हो सकते हैं। ठीक है, लोग ये कहेंगे कि तुरंत नहीं किया, लेट किया, लेकिन वो होंगे ज़रूर। लेकिन पेंडेमिक के इस समय सेवा करने का ईश्वर ने जो मुझे मौका दिया, मैं धन्यवाद कहती हूँ ईश्वर को कि ऐसे समय में मुझे MLA बनाया जहाँ मुझे लोगों की रियल सेवा करने का मौका दिया। क्या बात है। तो सही कहा मैडम ने कि जो हर किसी को तो चांस मिलता है MLA बनने का, सांसद बनने का, लेकिन जो मुझे ये वक्त दिया ऊपर वाले ने, वो इस समय दिया ताकि उस समय को मैं पॉजिटिव तरीके से जो नीडी ज़रूरतमंद लोग हैं, क्योंकि हर कोई बेचैन, हर कोई परेशान अपने अपनी परेशानियों से, तो उसमें गीता जैन जी लोगों की सेवा की, लोगों का जो दुख दर्द है उसको शेयर किया। गीता जैन जी, एक बहुत ही अहम वाक़या है और एक सवाल है आपसे कि आप बीजेपी में नहीं हैं, शिवसेना में नहीं है, शिवसेना की सरकार है, उससे अलग यहाँ जनरली कहा जाता है जो महानगर पालिका क्षेत्र होता है तो वो निधि जो है मुख्य रूप से नगर पालिका की तरफ से हर जगह खर्च किए जाते हैं। लेकिन आप यहाँ की MLA हैं और जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की मेयर है वो बीजेपी से हैं। वो कंट्राडिक्शन आप दोनों विरोधाभास तो रहा ही होगा। तो इस कंडीशन में एज ए MLA कैसे अपने आप को मैनेज कर पा रही हैं, कैसे काम करें इस कठिन परिस्थिति में, क्योंकि आपके साथ मीरा भाईंदर नगर पालिका नहीं है, तो कैसे आपको काम करने में कोई रुकावट, कोई परेशानी? देखिए, मुझे लगता है ये समय ऐसा है कि जहाँ अभी तो खैर 6 महीने में ऐसा कोई मेरा कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि, क्योंकि सभी चार्ज ही हमारे कमिश्नर साहब के पास हैं और हमें जो भी कराना होता है हम कमिश्नर जी से मिलते हैं, उन्हें भी जो कराना है उन्हें कमिश्नर जी से ही करना पड़ता है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे लगता है लोगों ने जिनको चुन के दिया, बहुत सोच समझ के चुन के दिया है। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, देखिए जब तक चुनाव का माहौल होता है, मेरी पार्टी या मैं विरोधी हूँ या मैं आपकी साइड का हूँ, वो चलता है। लेकिन चुनाव के बाद जो भी प्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो एक कॉरपोरेटर हो, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो खासदार है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम करना है। दिमाग में ये नहीं रखना है कि मैं बीजेपी से हूँ, वो किसी और पार्टी से है, ये अपक्ष है, ये शिवसेना से है। नहीं, हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें लोगों ने चुन के दिया है और हमें लोगों के लिए काम करना है और सभी ने मिल के काम करना है, पॉजिटिवली हमारे शहर और हमारे देश के लिए काम करना है। जब ये भावना जनप्रतिनिधि में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि लोगों को भी जनप्रतिनिधि चुनना और सरल हो जाएगा। नहीं तो लोगों को बार बार हैमरिंग किया जाता है, देखिए देश में ये सरकार है तो आप भी इसी सरकार को चुनेंगे तो काम होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। लेकिन हमने सब अनुभव ले लिया है, सिर्फ सरकार के साथ रह के भी अनुभव ले लिया है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए अब लोगों को भी ये निर्णय लेने में बहुत सहूलियत होगी कि हम अच्छे इंसान को चुने, रादर देन ये सब झगड़ा है पार्टी का, ये नहीं। थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के देखिए, आपने एक बार परिचय दिया है, ऊपर उठ के काम किया है, अगली बार भी वही हमारे दिमाग में रहे कि जो हमारे लिए काम करे वो हमारा है।
जी, बहुत अच्छा जवाब दिया श्रीमती गीता जैन जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब से कोविड शुरू हुआ है तो गीता जैन जी को हमेशा देखा गया है बहुत ही एक्टिवली, वो कोविड हॉस्पिटल हो चाहे जो भी पेशेंट, और कोविड को कैसे हम कंट्रोल कर सकें इसमें बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया और भागीदारी दी है। इसमें इनके अपने निधि से लगभग 30 या 35 लाख रुपया का, अपने 30 लाख रुपया। और दूसरा कि फ्रॉम द बिगिनिंग जिस दिन से कोविड शुरू हुआ तो डॉक्टर्स, जो भी कोविड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय, सबका खाना जो है वो श्रीमती गीता जैन जी के द्वारा दिया जा रहा है। अब मैं चाहूँगा कि इस कोरोना काल में कि आपने मैम क्या क्या किया हमारे इस मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए, तो प्लीज़। देखिए, यूजुअली ऐसे कामों को हम गिनाते तो नहीं हैं, और आपको सही कहूँ तो जितने फ़ोन मुझे आते हैं परेशानी से, मैंने शायद वो काम कभी गिने ही नहीं। मैंने कहा ही आपको कि ये बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है कि हमें इंसान की सेवा करने का मौका मिले। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल का एक बहुत सुंदर काम जो हो गया कोविड के चलते, मैंने कहा ना, हर नेगेटिव में आप पॉजिटिव ढूंढो तो मिल ही जाता है। तो शायद ये होता कि हम हमारे पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल को और 1 साल नहीं इतना सब वेंटिलेटर और आईसीयू तैयार करते, शायद ये सोचते आज नहीं कल हो जाएगा। हम भी राज्य सरकार से अगर निधि मांगते तो तुरंत नहीं आता, कल परसों करके साल भर निकल जाता। पर पेंडेमिक के इस पीरियड में हमारे पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल बहुत सुंदर तरीके से काम किया है। और जब 56 पेशेंट हमारे यहाँ से निकले थे, उस दिन मुझे बहुत गर्व हुआ था कि हमारे पास एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसने पूरे महाराष्ट्र में रिकॉर्ड कर दिया था कि 56 पेशेंट को हमने एक ही दिन छुट्टी दी थी। और वो जो संतोष है वो मुझे किसी और काम में शायद ना मिले, क्योंकि टेम्बा हॉस्पिटल अब मुंह पे लग गया है। मैं बार बार पंडित भीमसेन जोशी नहीं कहूँगी, इतने सालों से मैं भी भाईंदर में हूँ, आप भी हो, और हम उसे टेम्बा हॉस्पिटल ही कहते हैं। तो टेम्बा हॉस्पिटल का जो काम हमने, हमारे साथ भक्ति वेदांत की टीम थी, हमारे साथ कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों की और डॉक्टरों की टीम थी, और उन्होंने मिलकर जिस सुंदर तरीके से 15 से 20 दिनों के उस कार्यकाल में हमने टेम्बा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। क्योंकि पहले हमारे 3 पेशेंट जब कस्तूरबा गए तब मुझे बहुत बुरा लगा था कि हमारे पास एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां हम पेशेंट को रख सके, और हमारे पेशेंट कस्तूरबा जा रहे हैं। तो उसी क्षण हमने नक्की कर लिया था कि नहीं, अब टेम्बा बना के रहेंगे, और 15 से 20 दिन के उस कार्य में हमने टेम्बा को खड़ा कर दिया, और आज कितने सारे पेशेंट वहाँ है। उसके बाद जब क्वारंटाइन सेल करने की बात आई थी तो मुझे लगता है कि डांगे जी जब हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने डेल्टा में कोई बिल्डिंग पास की थी, लेकिन वहाँ के नगर सेवकों ने वहाँ क्वारंटाइन नहीं होने दिया था। तब मेरे सामने से उनको शायद मेरी इस बिल्डिंग का पता भी नहीं था जहाँ अब क्वारंटाइन चल रहा है। तो मैंने आपने प्रपोजल दिया? बिल्कुल, मैंने प्रपोजल दिया कि आप आ जाइए। तो बोले मैडम आपका भी विरोध होगा और आप वहाँ रहते हैं। मैंने कहा इसीलिए मेरा विरोध करने वाले को मैं कह सकती हूँ, भाई सबसे पहला ही घर मेरा है, उसके बिल्कुल सामने का बंगला मेरा है, तो आप बिल्कुल चिंता न करें और वहाँ क्वारंटाइन सेल बिल्कुल करिए। और मुझे लगता है वो क्वारंटाइन सेल की जो प्रशंसा लोगों ने की थी, मुझे एक मलयालम शायद पढ़ना नहीं आता, लेकिन एक पत्रकार को वहाँ क्वारंटाइन किया गया था, तो उन्होंने मलयालम के उस पत्रिका में उन्होंने लिखा था कि मीरा भाईंदर का क्वारंटाइन सेल जो है वो, मुझे लगता है कि पूरे भारत का, उन्होंने तो ये आगे चढ़ के लिखा था कि पूरे भारत का, ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन उस समय बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि उस समय मोर्चे आए थे, लोगों ने बहुत विरोध किया था, और यकीन मानिए जिस दूसरे दिन उसका ओपनिंग होने जा रहा था, उस दिन रात को 2 बजे तक हमारे आसपास के परिसर वालों ने मुझसे मीटिंग करके ये एश्योरेंस लेना चाहा था कि यहाँ क्वारंटाइन नहीं शुरू होगा। और मैंने उनको कन्विंस किया था कि भगवान ना करे आज किसी और को ज़रूरत पड़ रही है, कल आपको पड़ेगी तो आप कहाँ जाओगे। मैम उस समय हमने अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ खबर दिखाई थी कि आपके घर के बाहर धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे कि किसी भी तरीके से, लेकिन आपके ये दृढ़ निश्चयी जो आपने सोचा कि नहीं होना चाहिए और आपने कन्विंस किया और हुआ भी, तो उसका फ़ायदा आज लोगों को मिल रहा है, लोग ठीक होकर निकल रहे हैं, मृत्यु दर जो है वो कम है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनका इलाज हो रहा है। ये आपकी ही देन है। दूसरी, मैं दर्शकों आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि गीता जैन जी ने बताया कि ये पहले कस्तूरबा में 2 पेशेंट गए
तो इनको अजीब लगा कि क्यों नहीं हमारे मीरा भाईंदर में। तो मैंने भी वो स्टोरी चलाई थी, आपसे इंटरव्यू लिया था, तो अपने एक इच्छा जाहिर की थी कि हम चाहते हैं कि वहाँ यहाँ के जो लोग हैं उनका इलाज इसी जगह पे हो, और वो भी आपका सपना साकार हुआ। इस सभी चीज़ों के लिए मीरा भाईंदर के शहरवासी जो है आपके हमेशा आभारी रहेंगे। और फिर हम आगे चर्चा पे हम बात करना चाहेंगे। मैम, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के समय आपने मंच से लोगों को बहुत सारी बातें कही, आपका एक साथ वचन जो है वो भी है, वो जो है उसके विषय में हम बात करना चाहेंगे कि आपने क्लियरली बोला था कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार को हम इस मीरा भाईंदर से जो ऑलरेडी चल रहा है, वो चाहे रेरा ये जो भी ठेले वाले हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे हर जगह कमीशन बन रहा है, जो भी ठेकेदारी होती है उसमें कमीशन लिया जाता है और काम ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए आपने बोला था कि सशक्त तरीके से आवाज़ उठाएंगी और इसको नहीं होने देंगी। इसमें एक ग्रुप आपको देखने को, आपने क्वारंटाइन सेल की बात की, तो एक वीडियो आपका सामने आया था कि आप क्वारंटाइन सेल में जहाँ पे खाना ख़राब मिल रहा था, तो वहाँ पे आपने उसके ऊपर आवाज़, वो मामला क्या था? देखिए, मुझे उस समय मैं बिल्कुल रेस्ट समय में, दोपहर का समय था, 3 बज रहे थे और वेस्ट की एक लेडी ने मुझे फ़ोन किया कि 3 बज गए मैडम, मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं और अभी तक हमारा खाना नहीं आया है। मैं वैसे ही उठ के, शायद मेरा ड्राइवर नहीं था, मैं गाड़ी ड्राइव करके गेट के बाहर तक ले गई, तब तक ड्राइवर आ गया, पर वैसे ही उठ के गई और जब जाके देखा तो बस मेरे साथ साथ खाना एंटर हो रहा था 3 बजे। और जब उन्होंने बताया कि ये देखिए रोटियां कैसी आ रही, ये कैसे आ रहे, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरह से खा के कैसे लोग ठीक होंगे। तो मैंने तुरंत ही ऑब्जेक्शन लिया था और उसके बाद मैं रोज़ उस पर नज़र रखती थी कि खाना प्रॉपरली जा रहा है या नहीं। आपको बताऊं, आपने अभी कहा कि टेम्बा में मैंने मेरी तरफ से खाना दिया, लेकिन वो एक थाली उस कंडीशन पे कि वो एक थाली सबसे पहले मेरे टेबल पे आएगी, मैं उसमें से टेस्ट करूंगी और उसके बाद ही जाएगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो रिज़ल्ट स्टार्टिंग में मिला हमें, वो बिकॉज ऑफ कि हम एक बैलेंस डाइट, पूरे हमारे डॉक्टरों की टीम ने अपनी जी जान लगा दी थी, हमारे प्रशासन के भी सभी अधिकारी वगैरह पूरे पॉजिटिवली उसमें काम कर रहे थे, इसलिए हमें ये रिज़ल्ट मिला था। तो भ्रष्टाचार की आप बात करें तो बिल्कुल हमारे यहाँ भी मैंने धीरे धीरे ये काम शुरू किया है। एक एक चीज़ जो जिस ठेके में हमें, जैसे अभी आप आरोग्य का टेंडर ले लीजिएगा, तो उसमें एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी हमारे यहाँ 7 साल से काम कर रही है और हम में से किसी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो वो अब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया है। परिवहन आप देखिए, परिवहन ने हमें उंगलियों पे नचाना चालू कर दिया था कोरोना काल में, तो वो मैंने तुरंत हाल फिलहाल कहा बिल्कुल अभी परिवहन हमारे खुद के ड्राइवर और ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जहाँ ठेका वहाँ कमीशन, वहाँ भ्रष्टाचार। तो मेरा ये प्रयत्न शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने कहा है कि कोरोना काल में दूसरा और कुछ हो नहीं हो, ये जो काम हो सकते हैं वो तो करें। तो ये काम मैंने बहुत साइलेंटली, फर्मली शुरू किया है कि जहाँ ठेका वहाँ भ्रष्टाचार, वो वाला मामला ही ख़त्म हो जाए। जहाँ ठेका वहाँ काम, ये शब्द होना चाहिए। तो इसी बीच में मैम अभी एक बहुत ही विचित्र घटनाएं हुई थी। आप सैनिक सिक्योरिटी जो आपके मीरा भाईंदर को पूरा एक तरीके से ग्रैब किया हुआ पिछले 10 से 11 सालों से। तो इस पेंडेमिक में, इस महामारी में सैनिक सिक्योरिटी का एक गार्ड जो है किसी के साथ रेप करता है, उसकी खबर आती है। तो ये सारी चीज़ें होने, अब बीच में पेंडेमिक के समय भी जब लॉकडाउन था, उस समय हम लोगों ने नहीं, जो सैनिक सिक्योरिटी वाले क्या करते थे, ज़बरदस्ती जो अपने शॉप के अंदर सामान रखा है उसको निकाल के फेंकना, किसी का सामान उठा के अपने घर ले जाना, फल हो, सब्जी हो, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके से मनमानी तो हम न्यूज़ चैनल बहुत दिखाया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस कंडीशन में जब रेप का मामला सामने आया, बहुत ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठी कि अब इसका ठेका रद्द किया जाए, क्योंकि ये जो गैर कानूनी तरीके से काम करते। तो इसके लिए आपने क्या किया मैम? इस देखिए, सबसे पहले तो ये मौका हमें उन्होंने दिया कि हम ये ठेका रद्द कराने के लिए कोई ठोस कारण दें।
तो सबसे पहला काम ही मैंने ये कहा है कि हमें क्यों नहीं हम सिक्योरिटी बोर्ड से हम मंगा सकते हैं हमारे गार्ड्स, क्योंकि सभी कॉरपोरेशन में आप देखेंगे तो सिक्योरिटी बोर्ड के भेजे हुए गार्ड होते हैं, क्योंकि उनके वहाँ बाकायदा रिकॉर्ड्स होते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है और बहुत अच्छी तरीके से वो बोर्ड अच्छे लोगों को हमारे यहाँ भेजता है। अब यहाँ तो मुझे लगता है कि जिसको रक्षक बनाया है वही लुटेरे हो रहे हैं, वही भक्षक हो रहे हैं। आपने वीडियो दिखाया, मैंने भी 2 वीडियो, मुझे भी लोगों ने, वहाँ के व्यापारियों ने भेजे थे। वो ज़बरदस्ती दुकान खुलवा के सामान खींच के अपने गाड़ी में डाल रहे थे। तो ये जो लूटमार का मामला था, उसके बाद ये, और आप एक और चीज़ जो भूल गए, 2 चीज़ शायद भूल गए, एक दारू पार्टी जो एम्बुलेंस के अंदर, और अभी ये जो गांजा चरस जो पकड़ा गया है। तो अब तो कोई लिमिट ही नहीं छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये ठेका, मैंने भी लेटर दिया, 146 के हमारे आमदार सरनाइक जी ने भी दिया है इस बारे में तो लेटर, कि भाई ये ठेका तुरंत ही रद्द किया जाए। और इस ठेके की मुद्दत कब से ख़त्म हो गई है, मुद्दतवार में और कितना चलाओगे? तो ये हमारे यहाँ जो चल पड़ा है, मुद्दतवार देते जाओ, ठेका जैसा जो भी आदमी है कंटिन्यू होता जाए, चाहे वो लायक है चाहे नहीं है। तो ये सब चीज़ें बंद कराने की जो अभी मैंने मुहिम शुरू की है, मैं चाहती हूँ कि ईश्वर और आप सब लोग उसमें मेरे साथ रहें। मैम, पेंडेमिक में कोविड हॉस्पिटल के लिए जो काम आपने किया वो हमारे दर्शक जाने। एक अभी लेटेस्ट 2 से 3 दिन पहले आपने एक इक्विपमेंट के ऊपर इक्विपमेंट दिया इस कोविड हॉस्पिटल को, ऑक्सीफ्लो समथिंग। तो वो क्या है और किस तरीके का इक्विपमेंट है और कितने संख्या में आपने दिया? 10 मशीन्स मैंने अपनी निधि में से वो दी है। क्या होता है कि हमारे यहाँ एक जो बोलते हैं ना, एक दिया वेंटिलेटर को किसी ने दिया, तो उसके बाद हम सोचते ही नहीं कि दूसरा कुछ चाहिए कि नहीं। मैंने भी सबसे पहले वो वेंटिलेटर के लिए ही बात की थी, तब हमारे यहाँ वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा कमी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि मॉडरेट पेशेंट को, क्योंकि मैंने DMLT किया है और साइंस जानती हूँ पढ़ाई में आपने, इसलिए मैंने ये देखा कि जो मॉडरेट पेशेंट है, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है पर हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको भी वेंटिलेटर पे हमें डालना पड़ता है। डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये मशीन्स नहीं थे तब। और नेचुरली मेरे बहुत साल पहले का ये था, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है जितना डॉक्टर के पास था। तो मैंने सभी डॉक्टर से भी मीटिंग करके ये पूछा कि क्या हम ये मशीन लाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वेंटिलेटर हमें राज्य सरकार भी दे रही है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है, और बहुत सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है उसमें भी वेंटिलेटर्स है, पर ये मशीन्स नहीं हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो एक इस मशीन के जो डीलर हैं वो खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे और वो टेम्पा में रह गए थे। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मैडम हमारे यहाँ ये मशीन नहीं है। तब मुझे लगा था कि शायद इनको अपनी चीज़ें देनी है इसलिए। पर जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बहुत खुश हुए सब डॉक्टर कि आपने कम से कम इस मशीन के बारे में सोचा। और अब हमारे पास 10 ऑक्सीजन हाई फ्लो मशीन्स हैं जो मॉडरेट पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको 90 लीटर्स तक ऑक्सीजन, वो छोटी सी मशीन जो आपने फ़ोटो में देखी होगी, उनको तुरंत मिलती है। और मॉडरेट पेशेंट उसी मशीन के सहारे ठीक होकर घर चले जा सकते हैं, उनको वेंटिलेटर, ICU और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सुना कि कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है किसी न किसी वक्त में काम दे देता है। मैम ने अपने एजुकेशन में एक मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई किया था। मैं चाहूँगा मैम, आपने क्या पढ़ाई किया था 2 शब्द में? DMLT किया है मैंने। सादी भाषा में कहूँ तो आप लैब जाते हो ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, वो कोर्स मैंने तो किया। वो कोर्स करने, जबकि ये पॉलिटिक्स में आ गई, लेकिन वो पढ़ाई का जो जानकारियाँ थी तो उनको आज ये हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए खुशी की बात है। कम से कम हमारी जो MLA हैं वो इस तरह की पढ़ाई की जिससे हमारे जो इस कोविड के समय में एक ऐसे इक्विपमेंट को लाया गया जो हमारे पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। मैडम, इलेक्शन के पहले हम लोगों की हमेशा बात होती रहती थी, तो उस समय आपका एक फोकस जो रहता था कॉन्वेंस पे कि यहाँ जो है कॉन्वेंस की समस्या है, बिल्डर्स नहीं चाहते हैं, और वैसे भी आप एक बिल्डर फैमिली से आती हैं।
तो आपकी हमेशा एक वो रहता था फोकस कि यहाँ के लोगों को जो कन्वेंस की समस्या है उसको दूर करें, और दूसरा पानी की समस्या, क्योंकि आज के डेट में आज जो जिस समय हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं उस समय भी मीरा भाईंदर में पानी की किल्लत है, हर 1-2 दिन के बाद पानी आता है। तो इसके लिए आपने क्या किया इस MLA बनने के बाद, और इतना दिन का जो यह गैप है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन है, हर किसी ने आपको शहर से हंसते खेलते आपको वोट दिया, आपसे उम्मीद है, तो हमारी जनता को बताइए इस उम्मीद पर किस तरीके से आप खड़े उतरे? देखिए, पानी के लिए मेरा तो सपना है कि मीरा भाईंदर में थोड़ा सा आत्मनिर्भरता है, कोई छोटा सा ही क्यों नहीं हो, एक अपनी तरफ का डैम या कुछ धरण हम बनाएं जिससे पानी हमें वहाँ से मिले। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड में वो नहीं हो सकता था। लॉकडाउन आया, शुरू हुआ तब, अगर आपको याद होगा, तब भी पानी की थोड़ी सी किल्लत थी। तब ये पता पड़ा कि MIDC हमें पानी नहीं दे रही थी, जितना हमारा कोटा था उतना नहीं दे रही थी, रादर नहीं देने से। तो मैं माननीय हमारे मंत्री जी से बात की, सुभाष जी से, और उन्होंने बिल्कुल, और ये बात रखी मैंने कि सर लॉकडाउन है, कोरोना पीरियड है, टीवी में बार बार बताया जा रहा है कि आपको हाथ दिन में 10 बार धोने हैं, तो हम पानी के बिना वो नहीं कर सकते। और उन्होंने इस बात को बहुत पॉजिटिवली लिया, और तुरंत दूसरे दिन से MIDC, क्योंकि सभी वहाँ उद्योग बंद थे, इसलिए उनको बड़ी आसानी से वो पानी हमें मिल गया। और मुझे याद है कि लॉकडाउन के पीरियड में कहीं किसी को पानी की तकलीफ नहीं थी। अब जब MIDC हमें वापस, अभी जो किल्लत आप देख रहे हैं, इट इज़ बिकॉज के MIDC ने बीच में तो बहुत 80 ही देना चालू किया था, हमारा 115 का कोटा है, और हमें 80 MLD ही दे रहे थे। तो मैंने वापस, अभी जब अधिवेशन शुरू था, दूसरे दिन, लास्ट दिन, मैंने सुभाष जी से मुलाकात की, और मैंने उनसे कहा कि सर आप एक मीटिंग लगाइए, क्योंकि ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन हमारे यहाँ काम का नहीं है। ये झगड़ते हैं कि हमारा इतना है, हम बोलते हैं हमारा इतना है, तो बैठ के इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन लाया जाए। पर बदनसीबी से CEO ऑफ MIDC को कोविड हुआ है, और उन्होंने अभी तक ये ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, विच इज़ एक्सपेक्टेड इन 2-3 डेज़। आज ही मेरी सुभाष जी से बात हुई सुबह, तो उन्होंने कहा 2-3 दिन में शायद वो वापस ज्वाइन कर ले ड्यूटी, तो मैं तुरंत मीटिंग लगाता हूँ। लेकिन बाय दैट टाइम मैं एटलीस्ट 100 तक आपको देता हूँ, फिर बैठ के हम देंगे। तो अभी आप थोड़े से 1 हफ्ते से देख रहे होंगे कि तकलीफ थोड़ी सी कम है। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि हमारी तकलीफ ख़त्म हो गई है, लेकिन तकलीफ थोड़ी सी कम हुई है 100 MLD देने से। तो अब होपफुली हमारे वो CEO जल्दी से ठीक हो जाए, और जल्दी से मीटिंग लगे, तो हमारा एक ये परमानेंट सॉल्यूशन आ जाए। तो ये सब छोटी मोटी जो बातें हैं, शायद पब्लिक को बहुत जल्दी नज़र नहीं आती है, लेकिन हमें हर वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी काम करना पड़ता है। तो ये था बस, जितना हो, मैंने कहा ही, जितना हो रहा है इस कोरोना पीरियड में हम कर रहे हैं। मैम, व्हाट अबाउट कन्वेंस? यस, देखिए, अभी तक मैंने बहुत सारी, हाँ, ये भी कहूँगी कि जो भी शुभ कार्य करना है अपने घर से करो। तो पहले तो सबसे ये कहा मैंने मेरे हस्बैंड को कि सोनम बिल्डर के जितने हैं पहले उनको कन्विंस करके दे दो। खैर वो उनके रूटीन में ही था, हमारे सोसाइटी फॉर्म होते ही हम कन्विंस दे देते हैं। पर पहले हाल ये था कि सोसाइटी नहीं आती थी कन्विंस लेने, उनको मालूम नहीं था क्या होता है कन्विंस। अब सब जब जागरूक हो रहे हैं तो सभी लोग आ रहे हैं, और मेरी तरफ से शायद मैंने 300-350 ज़्यादा सोसाइटी का अभी तक का कन्विंस करा दिया है। क्योंकि बिल्डर से, मेरे सभी बिल्डर पापा जी बहुत, हम 62 से यहाँ हैं, तो सभी जानते हैं, तो बहुत अच्छे से वो आके कन्विंस कराने में हमारी मदद करते हैं। पर जो बिल्डर रेडी नहीं होते उनको टीम के लिए आपके चैनल से ज़रिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सभी सोसाइटी ने अपनी अपनी जगह कन्विंस हुई है कि नहीं, ये देखिए, और तुरंत ही कन्विंस कराने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि बहुत जल्दी मीरा भाईंदर में जो भी पुरानी बिल्डिंग है वो शायद रीडेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें चाहेगी से ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनकी बिल्डिंग की हालत ऐसी हुई है। तो कन्वेंस होता है, नहीं तो बिल्डिंग गिरने के बाद अगर हमारे पास कन्वेंस नहीं होता है तो हम यहाँ वहाँ मालिकाना हक हमारा ख़त्म हो जाता है। तो सभी से, स्पेशली जो पुरानी बिल्डिंग है, उनसे मैं अपील करना चाहूँगी कि आपको अगर अपने आप कन्वेंस लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल आप मेरे पास आइए, मेरी तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी कन्वेंस कराने के लिए। पर पुरानी बिल्डिंग वाले प्लीज़ आप थोड़ी सी जल्दी करें, क्योंकि उनके पेपर्स भी नहीं होते, वो पेपर्स को जमा करते करते हमारा 6-8 महीना निकल जाता है।
तो प्लीज़ सभी बिल्डिंग वाले, सभी मेरे मीरा भाईंदर के सभी सिटीजन्स को मेरी अपील है कि ये आप ज़रूर देखें कि आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह को कन्विंस किया गया है या नहीं। क्या बात है। हमारी प्रथम महिला आमदार ने बहुत अच्छे तरीके से और हमारे चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप देखिए आपका बिल्डिंग जो है वो कन्वेंस उसको मिला है या नहीं, या जितने भी इस मीरा भाईंदर के रहवासी हैं उनसे इनके तरफ से आग्रह है। और ख़ुद को इन्होंने बोला है कि आप हमारे पास आइए, किसी तरह की समस्या है हम उस समस्या का समाधान करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बोला कि मैं अपने घर से ही इसकी शुरुआत, क्योंकि ससुर जी बहुत बड़े बिल्डर मीठालाल जैन जी का एक नाम है, उनके बाद उनका इनके हस्बैंड जो है वो भरत जैन जी, वो भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में सब सोनम बिल्डर्स के नाम से एक नाम है यहाँ पे। तो इनका कहना है कि हम अपने घर से ही जितने भी बिल्डिंग्स हमारे, अपने पति से बात किया इन्होंने कि हमारे जितने भी बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग वाले हैं, उनको कन्विंस दिया जाए। और कोशिश ये रहेगी, क्योंकि मीरा भाईंदर आबदार होने के नाते ये हर किसी को कन्विंस दिलाने का पूरा से पूरा कोशिश करेंगी। बहुत अच्छा चर्चा रहा हमारे एमएलए गीता जैन जी के साथ। एक महत्वपूर्ण चीज़ हम बताना चाहेंगे कि हमने आज से लगभग महीना दिन पहले एक गांव है उत्तर साइड में, खोपरा गांव, रिपोर्टिंग ऑन व्हील्स के माध्यम से हमने उस गांव में जाके लोगों को दिखाने की कोशिश किया था कि वो गांव जो 200 वर्ष पुरानी है, वहाँ पे लगभग 200 से 250 लोग वहाँ रहते थे और आज भी रह रहे हैं। और वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो 2 से 3 घंटे लगते हैं भाईंदर आने में। तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में थे वो लोग। हमने उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की और इस संबंध में हमने गीता जैन जी से भी मुलाकात की, इनका भी बाइट हमने चलाया। इन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि मुझसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। और देखिए ऊपर वाले की कृपा की न्यूज़ जो है देखने के बाद गीता जैन जी का प्रोग्राम बना है वहाँ के सड़कों के जो समस्या है उसके समाधान के लिए। इसके विषय में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूँगी कि उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स है वो मुझे आपकी न्यूज़ देखने के बाद ही पता पड़े। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कोई एक छोटे से गांव में ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो और मैंने आपसे एक सवाल किया था, अगर आपको याद हो, या दीपक था, कि वो सबसे पहला आदमी कैसे जाके वहाँ बसा होगा। इतनी प्रॉब्लमेटिक उधर की सड़कें, वहाँ आने जाने के कोई साधन नहीं, और ऐसा गांव भी बिल्कुल हमारे शहर कहने वाले, इस आधुनिक शहर करने वाले जो इतना विकसित शहर है, वहाँ उसके बिल्कुल एक कोने में ऐसा भी गांव है। वो थैंक्स टू योर न्यूज़ दैट आई केम टू नो। तो मेरा बहुत जल्दी, शायद कल या परसों में, मैं वहाँ मुलाकात कर रही हूँ। क्या हो सकता है वहाँ जाके ही पता पड़ेगा। और बिल्कुल बहुत जल्दी मैं वहाँ उनकी मुश्किलों को कहीं थोड़ा सा कम करने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। तो बहुत जल्दी हम वहाँ भी जाने वाले हैं। थैंक यू मैम, आपने हमारे न्यूज़ को देखा और उसके देखने के बाद आपने ये पहल आप कर रही हैं। तो ये इसे कहते हैं ना खबर का असर। ये उज्जवल भारत न्यूज़ नहीं, हर चैनल वाले, हर जो जर्नलिस्ट है उनका फ़र्ज बनता है कि आप कहीं भी अगर जहाँ भी समस्या है उस समस्या को उजागर कीजिए और जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुँचाएं, ताकि जनता जो है जो परेशानी में है उसकी परेशानी को ख़त्म किया जा सके। तो आज बहुत अच्छा बातचीत हुई हमारी एमएलए साहिबा से। अब हम चाहेंगे कि जाते जाते 2 शब्द आप एज ए एमएलए मीरा भाईंदर के जो रहवासी है 145 के और पूरे भारतवर्ष के, क्योंकि ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है इस समय, एक पॉजिटिव संदेश हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, बहुत सारे संदेश सभी ने दिए होंगे। आपको बार बार कहा गया होगा कि आप अपने आप को बचाए रखें, सावधानी बरतें। आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अब हमारे मन में जो आ गया है कि अनलॉक हो गया है, इसलिए सब कुछ पहले जैसा है, नहीं। अनलॉक आ गया है लेकिन पहले जैसा अभी भी नहीं है। अब मैं जब मार्केट जाती हूँ, कहीं और देखती हूँ, और जब वहाँ बहुत सारा क्राउड देखती हूँ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई सावधानी नहीं, तो मन में बहुत बुरा लगता है। और यही परिणाम आप देख रहे होंगे कि हमारे केसेस ऑल ओवर बढ़ते जा रहे हैं। खाने वालों के जो ठेले हैं उस पे भी आप अब गर्दी करने लग गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये आपकी तबीयत के लिए अच्छा है? मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, अनलॉक हो गया है, पर वो 5-6 महीने का जो पीरियड था वो हमने लोगों को सिखाया है कि आपको कोरोना के साथ कैसे चलना है। कोरोना नहीं गया है, वो ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हुआ है। तो प्लीज़ आप उस ट्रेनिंग को याद रखिए। जैसे पहले हम अपनी सावधानी बरतते थे, अभी भी बरतना है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया है, मेरा कुटुंब मेरी जिम्मेदारी।
म्हणजे मी सभेत होते तेव्हा माननीय आपले मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांनी माझा परिवार माझी जिम्मेदारी जबाबदारी हे त्यांनी तिथे अनाऊन्स केलेलं आणि त्याचा साधासा अर्थ म्हणजे मला वाटते शब्दापासूनच सगळ्यांना अर्थ कळावा. साधासा अर्थ तसा होता की माझा परिवारची जबाबदारी मला स्वतःला घ्यायची आहे जेणेकरून त्यांना कोरोनाचं संक्रमण होऊ नये. बिल्कुल सभी ने अगर अपने अपने कुटुंब की जिम्मेदारी ले ली तो शायद हमें और कुछ कहने की और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपने कुटुंब की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपने आप को इस संक्रमण से बचाइए. आज के समय की ये सबसे बड़ी मांग है, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है और वो आपके लिए, आपके हित के लिए, आपके देश हित के लिए बहुत अच्छी बात है. प्लीज़ आप गिरती में जाना टालें. लॉक समय के वो सभी नियम पाले जो तब पाल रहे थे, आज भी पालना है. हमेशा माइंड में ये याद रखिए कि हमें कोरोना के साथ जीना है, उसके बदौलत मरना नहीं है. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. थैंक यू मैम, आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के स्टूडियो में आई, समय दिया. अब दर्शकों हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये हमारी शुरुआत है. अभी फहरिस्त जो है सवालों का फहरिस्त और जिस तरीके से बेबाकी से जवाब दर्शकों आप लोग को सुनने को मिल रहा है, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा. और इस मीरा भाईंदर की जो MLA गीता जैन जी हैं, आपके हर सवालों को जवाब देने के लिए इस उज्जवल भारत न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँचते रहेंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. मैं रवि टुन्ना, उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए. अब तक के लिए फिलहाल इतना ही. ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. दीजिए इजाज़त. नमस्कार.